Good morning. Again, I am Bhavani Singh Chauhan. Again, we are discussing or we will study the chapter 6 of your book Combustion and Flame. Okay, now I'm starting. Basically, first of all, we have to understand what is combustion. Combustion is basically a chemical process. What happens in that? In the presence of oxygen, the given product is start burning and finally we get the heat energy. And even in this paragraph on page number 64 it is mentioned the chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ओके लेकिन हम कंबशन दोस्तों करते किसका है? हम कंबशन करते हैं फ्यूल का। और फ्यूल क्या होते हैं? जैसे सीएनजी, पेट्रोल, ये फ्यूल है किसके लिए? हमारी गाड़ियों के लिए। डीजल दैट इज ऑल्सो फ्यूल, बट द फ्यूल वी यूज एट होम एंड इंडस्ट्री, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, दैट इज फ्यूल एट होम। इसके अलावा वुड है, कोल है, चारकोल, ऑल आर बेसिकली फ्यूल। ओके, तो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ऑन पैराग्राफ 6.1 what is the important thing mentioned here? You can see मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है दोस्तों, लेकिन ये किस रूप में अवेलेबल होती है? ये एक स्ट्रिप के रूप में अवेलेबल होती है और इसको बर्न करते हैं तो ये पिंक कलर से जलती है। आप फिगर नंबर 6.1 के अंदर डायग्राम देख सकते हो। ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने और ये तेजी से जल रहा है। तो जलने के बाद में क्या होगा? बेसिकली व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, what happens? It forms a magnesium oxide और साथ में लाइट एनर्जी निकलेगी। ओके, सेम थिंग what we happen if we burn a charcoal in the paragraph, second paragraph। चारकोल हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस ही किया था, ब्लैक स्मिथ फ्यूल। ओके, हाँ, तो इसको भी अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? इससे हीट एनर्जी निकलेगी और साथ में हमें ऐश मिलेगी और साथ में CO2 रिलीज होगी। ओके, जब भी हम किसी चीज प्रोडक्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं दोस्तों, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ये और लाइट, ये तीनों चीज़ें रिलीज होती हैं। फ्यूल की यही क्वालिटी है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम फ्यूल के बारे में भी पढ़ा था कि फ्यूल, व्हाट इज़ द बेस्ट फ्यूल? आइडियल फ्यूल। हाँ, तो व्हाट इज़ अ फ्यूल? दैट इज इकोनॉमिकल, easily available, easy to store, freely available. Okay, all these are the quality of good fuel. Now move on the next page. Okay, what are the things mentioned? Now we will discuss this thing. Wood, अगर हम एक्टिविटी 6.1 करते हैं तो wood is combustible, yes we can take paper, yes combustible, ये जल जाएगा। आयरन नेल, नो, नॉन combustible। कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल, इसे जला सकते हैं हम। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, ये कंबस्टिबल, स्ट्रॉ कहते हैं सूखी घास को, तिनकों को। चारकोल कंबस्टिबल, मैच स्टिक कंबस्टिबल, ग्लास नॉन कंबस्टिबल। ये क्वालिटीज़ हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कंबस्टिबल है, कौन सा नहीं है। एक्टिविटी 6.1। नाउ मूव ऑन एक्टिविटी 6.2। नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम। and little bit more enlarged. Okay, ये तीन अरेंजमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो द एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। आप फर्स्ट में देखिए क्या है कि एक ग्लास का चैम्बर है चारों तरफ से। ओके, वो ऊपर से कवर्ड नहीं है, नीचे दोनों तरफ में वुडन पीस लगाए हुए हैं जिससे एयर यहाँ से एंटर कर सके फर्स्ट पीस के अंदर। और क्या होगा? यहाँ से एयर अंदर जाती रहेगी, इधर से बर्न होकर के CO2 रिलीज होगी। ऐसे में ये जो कंबशन है यहाँ चलता रहेगा। ओके, सेकंड फेज में क्या होगा? अगर आपने इसको कवर नहीं किया तो यहाँ से एयर जाना रुक जाएगी, बट कुछ देर जलने के बाद में ये हो सकता है बुझ जाए, या ये कॉन्टीन्यूसली ऊपर से एयर मिलती रहे और ये जलती रहे। बट अगर आपने इसको ऊपर से ये कवर कर दिया तो क्या होगा? नीचे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड फाइनली व्हाट हैपन्स? ऊपर से भी कवर कर दिया तो यहाँ क्या होगा? CO2 जो है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, सारी ऑक्सीजन जो अंदर थी कंज्यूम हो जाएगी अंदर, और फाइनली व्हाट हैपन्स? ये बुझ जाएगी। दैट इज द मेन एक्टिविटी टू प्रूव दैट ऑक्सीजन और एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ओके, ओके, नाउ मूव ऑन ना।
little bit next paragraph, which is very important thing mentioned here. That is activity which is discussed here, जो मैंने आपको explain की है. Okay, and this one, what is the important thing? In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about the process in the higher classes. Okay, इसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. दोस्तों, सन पे क्या होता है? सन के ऊपर एक गैस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस है दोस्तों. और वहाँ क्या होता है? वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है. जब 5 लाख डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस के 2 एटम फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ हीलियम बनती है, और उससे लाखों करोड़ों, मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रिलियन वोल्ट एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है. और उसकी वजह से क्या हो जाता है? हम सन से 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, हमारे तक भी एनर्जी पहुंचती है. सन की जो कोर है, सन के अंदर जो कोर है दोस्तों, यहाँ सेंटर वाला सेंटर, यहाँ पर टेम्परेचर करीबन 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है. और सन के सरफेस पे टेम्परेचर होता है करीबन 6000 डिग्री सेल्सियस. ऐसी स्टेट में कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती है. ओके, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं कि सपोज़ कोई चीज़ अगर आग पकड़ लेती है तो हम उसको कैसे बुझाएंगे. अगर सपोज़ किसी, यहाँ एक पर्सन है, लेइंग स्टेज में है, आप देख रहे हैं फिगर 6.3. इसको ब्लैंकेट से क्यों कवर किया हुआ है? अगर सपोज़ किसी के पर्सन के कपड़ों में आग लग जाए किसी कारण से, तो हमें इसे ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए. ब्लैंकेट से कवर करते ही क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी, और फाइनली ब्लैंकेट से कवर करने से ये तेज़ी से बुझ भी जाएगी. तो हम इस तरीके से किसी भी आग को बुझा सकते हैं और किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं. अच्छा, अब एक एग्जाम्पल है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए. ओके, यहाँ से, ठीक है. सपोज एक आपके पास में वुड है, वुड लॉग. ओके, वुड लॉग. एक है आपके पास पेपर. आपके पास मैच स्टिक है. आप वुड को आग लगाना चाहेंगे तो क्या मैच स्टिक से वुड आग पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी. बट उसी मैच स्टिक से अगर आप इस पेपर को बर्न करना चाहेंगे तो ये पेपर आग पकड़ लेगा. क्यों पकड़ लेगा? दैट इज़ द मेन डिफरेंस. किसी भी चीज़ को आग पकड़ने के लिए उसको, उस प्रोडक्ट को या उस फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीटअप करना होता है. इग्निशन टेम्परेचर तक अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर दोगे तो वो आग पकड़ लेगा. ओके, तो उसका कारण क्या है? पेपर का इग्निशन टेम्परेचर मैच स्टिक के इग्निशन टेम्परेचर से कम है, इसलिए पेपर आग पकड़ लेता है. बट जो वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है. इसी वजह से मैच स्टिक से वुड आग पकड़ेगी नहीं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले वुड के नीचे बहुत सारे स्ट्रॉ रखने पड़ेंगे. स्ट्रॉ मतलब सूखी घास. और उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको, उस सूखी घास, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें फ्यूल डालना पड़ेगा, चाहे वो केरोसिन हो. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? मैच स्टिक से जब हम उस स्ट्रॉ को आग लगाएंगे तो स्ट्रॉ आग पकड़ लेगी. जब बहुत सारी स्ट्रॉ एक साथ जलेगी और साथ में हमने वुड के ऊपर फ्यूल डाल दिया है, तो धीरे से क्या होगा? हीटअप टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इग्निशन टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनली वुड है वो भी आग पकड़ लेगी. ओके, सो ये प्रोसेस है कि हम कैसे बर्न करते हैं. तो इग्निशन टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, दैट इज मेंशन. इसको आप यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ से आपका एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, चलो अब कुछ बात करते हैं मैच बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में. मैच बॉक्स की हिस्ट्री इस पैराग्राफ से. ओके, वैसे तो कहते हैं ज़्यादातर चीज़ों का की जो खोज है वो चाइना ने की, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक की जिसकी खोज इजिप्ट में हुई थी. इजिप्ट मतलब मिस्र, करीबन 5000 साल पहले. वो पाइन वुड को सल्फ़र के अंदर डिप करके उसको मैच स्टिक के लिए यूज़ करते थे. अब आज से 100 साल पहले मैच स्टिक के लिए क्या यूज़ होता था, इस पैराग्राफ से आपको पता लगेगा. एक तो यूज़ होता था एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और एक पोटेशियम क्लोरेट, और साथ में वाइट फॉस्फोरस.
इसको ग्लू से लगाकर स्टार्च के साथ, स्टार्च मतलब होता है आटा, इसको एक वुड पीस के ऊपर लगा करके इस तरीके से मैच स्टिक्स बनाई जाती थी। ओके, और जब इसको किसी रफ सरफेस से हीट करते थे तो वाइट सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था और सोडियम एंटीमोनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट जलने लग जाता था। पर आज के दिन हम क्या यूज़ करते हैं, आजकल जो मैच स्टिक है उसका कंसेप्ट यहाँ मेंशन है। आजकल हम सेफ्टी मैच बॉक्स के ऊपर सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैच स्टिक का जो रबिंग सरफेस है वहाँ पर हम पाउडर्ड ग्लास, ग्लास मतलब कांच का चूरा, और साथ में कुछ रेड फॉस्फोरस लगाते हैं। और जब हम इस मैच स्टिक को इस साइड वाले सरफेस के साथ रब करते हैं तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो ये रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होने से पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो तेज़ी से जलने लगता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है जिससे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड जलने लगता है और हमारी मैच स्टिक जल जाती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर मेंशन है। वैसे ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैच स्टिक के अंदर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक तो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। ओके, दैट इज़ अ मेन कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ और इसके अंदर। ओके, इस पेज पर और कोई ख़ास चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए? हाँ, ये है इम्पॉर्टेंट, फ्लेमेबल सब्सटेंस। ये फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है दोस्तों? ऐसे सब्सटेंस जो तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं या फायर कैच कर लेते हैं उनको हम फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं दोस्तों। ये फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल बात एक ही है। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, कैरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी फ्लेमेबल सब्सटेंस है। ये पेज नंबर है आपका 68, इसको ध्यान रखना है आपको, ये पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये डिस्कस करते हैं कि ये फायर फाइटर अभी क्या कर रहा है। ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर या घर के अंदर जो आग लगी हुई है, ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर से इसके ऊपर वाटर है, वो वाटर कैनन से वाटर रिलीज कर रहा है अपने, ठीक है, फायर टेंडर से। अब ये आग बुझ जाएगी, उसके कारण है, आग क्यों बुझ जाएगी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फायर की जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है। जब वाटर डालते हैं तो क्या होगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा और फाइनली आग बुझ जाएगी। अगर हमें किसी भी चीज़ को बुझाना चाहते हैं तो हमें उसको ठंडा करना होगा जिससे इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो जाए एंड फाइनली व्हाट हैपन्स, ये आग बुझ जाएगी। ओके, अच्छा, किसी भी फ्यूल को जलने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ को, क्या, एक तो कंबस्टिबल फ्यूल, उसके बाद में एयर, उसके बाद में इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम इन तीनों में से दो चीज़ या एक चीज़ को भी रोकने की कोशिश करेंगे तो आग बुझ जाएगी। इसी टेक्नोलॉजी का काम हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, देखो, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं, आप कभी हॉस्पिटल, स्कूल्स, कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन, तो आपने कभी ये देखे होंगे, ये सिलेंडर्स होते हैं रेड कलर के, ठीक है, इसके यहाँ नॉब होती है, ये क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब इसके इस स्विच को तेज़ी से दबाया जाता है तो इससे बहुत तेज़ी से बाहर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर रिलीज़ होती है। और जब CO2 गैस तेज़ी से निकलेगी तो क्या होगा, उस सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन जो है नहीं मिलेगी, एयर है उसकी सप्लाई रुक जाएगी और फाइनली क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इसके अलावा हम एक दूसरी चीज़ और यूज़ करते हैं, कुछ सिलेंडर्स के अंदर ऑलरेडी नॉब होती है और उस नॉब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सिलेंडर के अंदर उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब इस सिलेंडर को ज़मीन पे उल्टा मारते हैं तो ये एसिड की बोतल फूट करके सोडियम बाइकार्बोनेट में गिर जाती है और फाइनली जब सिलेंडर को दबाया जाता है तो इस सिलेंडर में से तेज़ी से वाइट कलर का पाउडर और CO2 गैस बाहर निकलती है दोस्तों। जब CO2 गैस और वो वाइट पाउडर निकलता है और उस चलती हुई चीज़ पे, फ्लेमेबल सब्सटेंस पे गिर जाएगा तो क्या होगा, दो काम होंगे, CO2 गिरने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बर्निंग थोड़ा कम हो जाएगी, पाउडर गिरने से उसका आग से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और इग्निशन टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और फाइनली वो आग बुझ जाएगी। दैट इज़ अ मेन कंसेप्ट मेंशन हियर। ओके, so you can keep in mind, you can read from there.
ओके, अब एक बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंबशन की दोस्तों। रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन कब होगा दोस्तों? आपने देखा है कुछ चीज़ें तेज़ी से जल जाती है, जैसे गैस। गैस जानते हैं, एलपीजी जो हम यूज़ है, तेज़ी से जलती है, ठीक है, ये रैपिड कंबशन है। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है दोस्तों? जब किसी चीज़ को हम खुले में रखें और ये अचानक धीरे धीरे आग पकड़ ले, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, मतलब अचानक आग पकड़ ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस कंबशन कभी होता है क्या हमारे आसपास? नहीं होता। रैपिड कंबशन, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में एक बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कंबशन का ही एक टाइप है, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है? जब सारी की सारी एनर्जी एक ही बारी में रिलीज हो जाए और सारा फ्यूल एक तेजी से जलता है और साथ में बहुत तेजी के साथ गैस रिलीज करता है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और ऐसे कंबशन को हम कहते हैं क्रैक एक्सप्लोजन। और ये कैस में होता है हमारे दोस्तों? क्रैकर्स में होता है। क्रैकर्स में सारा का सारा फ्यूल जो अंदर पटाखे के अंदर होता है क्रैकर में, वो तेजी से आग पकड़ लेता है और फाइनली वो जलने लगता है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ओके ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन दिस वन फ्लेम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कि फ्लेम की टाइप्स क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप गैस बर्नर को देखते हैं तो ये ब्लू कलर में जल रही है। आप कैंडल में देखेंगे तो कुछ पोर्शन ब्लू होगा, कुछ येलो, कुछ रेड। आप इसमें लालटेन में देखेंगे तो क्या होगा? रेड भी है, येलो भी है, और ये बर्नर, गैस बर्नर है जो लेबोरेटरी में होता है, ये ब्लू। इनके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसको हमें समझना होगा दोस्तों। जब भी कोई फ्यूल कंप्लीटली बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और पीछे से कोई भी अनबर्न मटेरियल नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा? वो ब्लू फ्लेम में जलेगा। ओके। और लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जलता है और उसके कंप्लीट बर्निंग ना हो, उसकी उसमें कार्बन अनबर्न कार्बन रिलीज हो, ऐसे में उसकी फ्लेम जो होगी वो येलो होगी। अच्छा ठीक है, जहाँ पर फ्लेम में टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर रेड कलर होता है। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर फ्लेम का डायग्राम भी होगा दोस्तों, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है इस पेज के ऊपर। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको मैं बता देता हूँ आपको। ओके, इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप कैंडल को बंद करते हैं तो कैंडल में ये तेजी से ये जो इसकी लिड होती है ये चलती रहती है और फाइनली रोशनी होती रहती है। कैसे होता है? बेसिकली जब हम इसकी ऊपर इस बत्ती को विथ को आग लगाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर ये जो हीट है नीचे तक जाती है और यहाँ पर जो ये वैक्स है ये मेल्ट होता है। वैक्स मेल्ट होने के बाद हीट के कांटेक्ट में आकर के कुछ मेल्टेड वैक्स इस विक के साथ, बत्ती के साथ ऊपर चढ़ता है कैपिलरी से सिस्टम की वजह से, और कुछ विक यहाँ पर जो वैक्स है वो वेपोराइज होकर के ऊपर जाता है, और ये जो वेपर्स होते हैं ये वेपर्स आग पकड़ लेते हैं। और कुछ इस बत्ती के अंदर वैक्स होता है मेल्टन स्टेट में, ये भी जलता रहता है, इसी वजह से कॉन्टीन्यूसली जलता रहता है। यही प्रोसेस है कि इसको बर्न भी होगा, इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे, वो आग पकड़ेंगे वेपराइज होने वाला वैक्स, और उसके साथ में जो इस बत्ती से ऊपर जा रहा है, दोनों ही आग पकड़ते हैं, तभी हमारी कैंडल बर्न होती है दोस्तों, है ना? ठीक है। अच्छा, ये अब ज़रा आपने इसमें गोल्ड स्मिथ का बात को मेंशन किया है, इसको ज़रा ध्यान दें। आपने कभी गोल्ड स्मिथ को देखा है? वो फ्लेम को एक पाइप के थ्रू ज़ोर से फूंक मारता है और फाइनली जो फ्लेम है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसा आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है यहाँ से, दैट इज़। और इससे क्या होता है? यहाँ पर इसके पास में कोई गोल्ड या सिल्वर की आइटम है जिसे हीट अप करके उसे जॉइन करना है, तो इसकी वजह से वो फ्लेम को अपने फूंक मार करके डायरेक्ट चेंज करता है डायरेक्शन, और फाइनली वो जुड़ जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो वो कौन से जिस फ्लेम के जिस एरिया की हीट सबसे ज़्यादा होती है वो उसे ही डाइवर्ट करता है, बाकी को नहीं डाइवर्ट करता है। ओके। अब ज़रा हम थोड़ा सा इसमें से खास चीज़ को हम ध्यान दें। देखो, इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ये है आपकी फ्लेम, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल्स फ्लेम। ओके। सबसे ऊपर क्या है? रेड पार्ट, ये आउटर मोस्ट कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पर।
सॉरी इसमें रेड कलर दिया, बेसिकली ये ब्लू कलर कम है, ये ब्लू होता है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ब्लू होगा, यानी ऑक्सीजन फुल मिल रही है, ब्लू होगा। मिडल पार्ट है ये हॉट होगा। इसके अंदर ही कौन सा है, पार्शियल कंबशन मिडल पार्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ, हॉट पार्ट है, येलो है। लीस्ट हॉट पार्ट है जो इसकी विक के पास, बत्ती के पास में होता है। और इनर मोस्ट जोन ऑफ वैक्स, यहाँ पर क्या होता है, अनबर्न वैक्स होता है, वेपोराइज होता है, वेपोराइज वैक्स होता है। ठीक है, ओके। अब कोई ख़ास चीज़ जो हम इसमें डिस्कस कर लें फ्यूल के बारे में। ओके, फ्यूल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो यहाँ मेंशन है, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑल आर कॉल फ्यूल। अब यहाँ आइडल फ्यूल की डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर के फर्स्ट में डिस्कस की थी। फ्यूल कैसा होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, और सेफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ अनबर्न मटेरियल एंड डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। ये 4-5 जो हम क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम किसी फ्यूल को आइडल फ्यूल कह सकते हैं। ओके, अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं दोस्तों। ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, जब हम किसी 1 किलो किसी फ्यूल को जलाएंगे और उससे जो टोटल एनर्जी निकलेगी उसी से हम उसकी कैलकुलेट करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। ओके, यहाँ डेफिनेशन भी है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। और इसी को, यही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी 1 किलो मटेरियल को जलाने पर, और ये इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी, 1 किलो मटेरियल को जलाने पर कितने किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, यही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। फ्यूल एफिशिएंसी के बेस पे ही हम किसी फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों कि वो कितना अच्छा फ्यूल है। ओके, अब इस ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, काऊ डंग, ओके, काउडंग केक, इसको बर्न करेंगे तो 1 किलो काउडंग जलाने से हमें 6 से 8 हज़ार जो है कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, किलो जूल। ओके, वुड से हमें मिलेगी 17,000 टू 22,000, कोल से मिलेगी 25,000 टू 33,000, पेट्रोल से 45,000, ओके, कैरोसिन से 45,000 किलो जूल, यानी 1 किलो पेट्रोल जलाने पर या मटेरियल जलाने पे हमें इतने किलो जूल एनर्जी हीट निकलेगी। अच्छा, अब हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं जो हमारे लिए सेफ और सबसे बढ़िया है, डी, ये रहे देखो, मीथेन से हमें 50,000। मीथेन किस में होती है दोस्तों, ये बायोगैस में होती है। सीएनजी, इसे हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी रिलीज़ होती है ये, या ज़मीन से भी निकलती है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, इससे 50,000 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है 1 किलो जलाने में। एलपीजी, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर है जो हम अपने घर में सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, 55,000 किलो जूल पर केजी रिलीज़ होती है। बायोगैस के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन मीथेन का, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उस समय 35,000 टू 40,000। और सबसे लास्ट में है दोस्तों हाइड्रोजन, कितना है ये, 1,50,000। अब ज़रा खास बात करें दोस्तों, हम सीएनजी को व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी को हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस को हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अपने घरों में यूज़ नहीं कर। हाइड्रोजन फ्यूल हम सिर्फ रॉकेट्स में यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे जगह पर जहाँ ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये बहुत कम, इसका जो कंबशन है बहुत फास्ट होता है और बहुत रिस्की होता है, ये ब्लास्ट हो सकता है। ओके, इसके अलावा डीजल और पेट्रोल हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें डिस्कस करनी चाहिए। अब है कुछ खास बात, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना, क्यों, क्योंकि ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इससे हमारे किसी को भी एस्थमा हो जाता है। एस्थमा जानते हो, हाँ देखो यहाँ मेंशन है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, एस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, उन्हें पंप लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये अनबर्न पार्टिकल है, ये एलर्जी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन
ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही खतरनाक है। होता क्या है, अगर किसी बंद कमरे के अंदर हम कोई कोयला या दूसरी चीज़ों को जला लेंगे और उसको कंप्लीट ऑक्सीजन ना मिले तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। CO2 इतनी हानिकारक नहीं है दोस्तों जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी आरबीसी के साथ तेज़ी से ज्वाइन होती है और उसके बाद में ये इसके ज्वाइन होते ही इंसान 8 से 10 सेकंड में बेहोश हो जाता है। यही कारण है कि आपने सुना होगा सर्दियों में कमरे के अंदर जो कुछ लोग आग जला के सोते हैं, सिखड़ी जला के सोते हैं, कोयला जला के सोते हैं इंटीरियर एरिया में, गाँव में, विलेज में, तो होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा प्रैक्टिस कोई कर रहा हो या यूज़ करे तो प्लीज़ कभी ना करें। आपको ये बर्निंग चीज़ों को अपने रूम से बाहर खुले में रख देना चाहिए या उसे बुझा देना चाहिए। ओके, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब हम बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल को कंज्यूम करेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 बढ़ जाएगी और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है और फाइनली इससे पूरा का पूरा जो हमारा ग्लोब है, अर्थ का इन्वायरमेंट है, ये हीट अप हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ आ रही है और समुंदर का जो लेवल है, सी लेवल है, वो तेज़ी से राइज हो रहा है दोस्तों। और हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, कभी कभी हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जला देते हैं, जैसे हम डीजल जलाते हैं और पेट्रोल जलाते हैं। इनसे क्या निकलता है दोस्तों, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है। कुछ दूसरे और सोर्सेज है जहाँ से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रेनी वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये हमारी ज़मीन पर वापस लौटते हैं एसिड रेन के रूप में। ये वीक एसिड होते हैं बट ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ साथ हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स और जो वेजिटेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं पुरानी, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो चूने से बने हुए हैं जैसे ताजमहल है, इनको ये तेज़ी से नुकसान पहुंचाते हैं। एसिड रेन इन पत्थरों के साथ रिएक्ट करके उनसे CO2 रिलीज़ कर देती है। इस तरीके से ये पुरानी बिल्डिंग से कमज़ोर होकर के गिर जाती हैं और ये क्या होगा, ये ख़राब हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए दोस्तों, हमें यूज़ करने चाहिए ऐसे फ्यूल जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे व्हीकल्स के लिए CNG, घरों के लिए LPG, ये हमारे लिए सेफ़ फ्यूल हैं। तो ओके दोस्तों, हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं। अब जरा आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव लर्न। अगर इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, ये जितनी भी डेफिनीशंस हैं हमने ऑलरेडी अंडरलाइन की है, इनको आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ओके, जब भी ज़रूरत होगा हम क्वेश्चन आंसर फिर साथ में सॉल्व करेंगे। इन द मीन टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए गुड डे। बाय।